नमस्कार, मैं संदीप सर। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार आए भी हुए हैं। टॉपिक है गांधी और टैगोर के बीच क्या एडुकेशन पर क्या सिमिलैरिटीज थी और डिसिमिलैरिटीज, मतलब शिक्षा पर दोनों के विचार में क्या क्या बिंदु जो थे समानता के थे और कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जहां पर वो दोनों दो अलग किनारों पर नजर आते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखें। चलिए देखते हैं हम लोग पहला। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां पर दोनों के व्यूज मिलते थे ऑन एजुकेशन सिस्टम पर। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों के व्यू कहां कहां मिलते हैं। देखिए, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के विचारों में समानता, सिमिलैरिटीज इन द थॉट ऑफ बोथ गांधी जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज को चेक करें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि दोनों के दर्शन में, यदि फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो दोनों की जो फिलॉसफी थी उसमें आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद सबसे ज्यादा देखा गया। मतलब कि आइडियलिज्म, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ही शिक्षा के दर्शन, दोनों के शिक्षा के दर्शन में क्या है, आदर्शवाद है, रियलिज्म नहीं है। मनुष्य, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म में एक अंतर यह होता है कि आइडियलिज्म यह बोलता है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, उसमें सोशल वैल्यूज अच्छे होने चाहिए। ये जो चाहिए वाला शब्द होता है ना, ये आइडियलिज्म होता है। वहीं रियलिज्म ये होता है कि ये बताओ कि मनुष्य है क्या, कैसा दिखता है। तो दिखता है बड़ा स्वार्थी होता है, कभी कभी दूसरे को लूट भी लेता है। तो रियलिज्म जो यथार्थ है, जो रियलिटी में हो रहा है वो बताइए, चाहिए वाला कॉन्सेप्ट पीछे लेके जाइए। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों का जो बेस है एजुकेशन फिलॉसफी का, वह आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दोनों बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। बाल केंद्रित यानी कि बोथ आर द सपोर्टर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। जो आज भी हम लोग बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि चाइल्ड सेंट्रिक जो कैरिकुलम बन रहा है आज के तारीख में, तो इसके सीड्स आपको रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी दोनों में मिलेंगे। क्योंकि दोनों का मानना है कि बच्चा बीच में होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द सारी चीजों को आपको लगाने की जरूरत। ये नहीं कि टीचर बीच में हो जाए और बच्चा को कहा जाए तुम समझो, नहीं, बालक को बीच में रखिए। वो कैसा सोचता है, वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है चीजों को, कहां तक उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है। तो जो भी पढ़ाई हो वो कौन सेंट्रिक हो, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, टीचर सेंट्रिक नहीं। आगे आइए, अगला पॉइंट, दोनों जीवन केंद्रित। दूसरा है, अगला पॉइंट देखते हैं, जीवन केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बोथ टॉक अबाउट लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन। यहां पर इसको आप एलोबरेट इस ढंग से भी कह सकते हैं। पहली बात कि दोनों ने इस बात को कहा है कि जो शिक्षा है और जो साक्षरता है उसमें अंतर है। एजुकेशन और लिटरेसी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिटरेट आप उसे भी कह सकते हैं जो साइन करने आता है, अपना नाम लिखने आता है, उसको आप लिटरेट कह सकते हैं। लेकिन वो पर्सन एडुकेटेड है, नॉलेजफुल है, ये अलग बात है। तो शिक्षा और साक्षरता दोनों में अंतर है। दोनों का मानना है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम तक चलता है। क्योंकि मनुष्य को सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे। और हमेशा जब भी मनुष्य प्रॉब्लम में आता है अपने जीवन के विकास में, तो शिक्षा ही उसको बाहर निकालता है। इसलिए भी इस एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो शिक्षा क्या है, वह जीवन केंद्रित है, मतलब लाइफ तक चलने वाली, लॉन्ग लाइफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जीवन की हर समस्याओं के समाधान के रूप में इन्होंने शिक्षा को देखा। दोनों आगे आइए, दोनों गतिविधि पद्धति में विश्वास रखते हैं,
दोनों के अनुसार रचनात्मक और संरचनात्मक गतिविधियां पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, न कि मौखिक शिक्षा पर। यानी इंग्लिश में कहूं, बोथ बिलीव इन द एक्टिविटी मेथड्स। अकॉर्डिंग टू बोथ, more emphasis should be given on creative and structural activity and not on verbal education। मौखिक शिक्षा पर नहीं ज्यादा फोकस होना चाहिए, रचनात्मक। ये नहीं कि मौखिक की जगह वर्बल की जगह में सर राइटिंग, ना राइटिंग अनदर थिंग है। ये बोल रहे हैं क्रिएटिव एंड स्ट्रक्चरल मेथड से, ड्राइंग है ना, सैनिटेशन कैंपेन, स्वच्छता कार्यक्रम स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना, कुटीर उद्योग, है ना, ये सब ये कहते हैं कि बेसिकली जो एक्टिविटी मेथड है उस पर इन दोनों ने ज्यादा फोकस किया है, न कि वर्बल मेथड। एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट भी आते हैं, लेबोरेटरीज भी आती हैं, आप इसको इस अर्थ में भी सोच सकते हैं, लेकिन उन दिनों उतना ज्यादा तो है ना हाईटेक नहीं था हम लोगों का लेबोरेटरीज। तो यहाँ पर उन लोगों ने लेबोरेटरीज की जगह पर एक्टिविटीज, जैसे कि खेलते खेलते कुछ सीख जाना, चित्रकारी करते हुए कुछ सीख जाना, है ना, या कुछ और तरीके से। तो एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू ज्ञान का अर्जन हो, रचनात्मक और संरचनात्मक कार्यों के द्वारा, मौखिक रूप से नहीं। आगे आते हैं, दोनों में और कुछ बातों की बहुत अच्छी समानता थी। दोनों हाथों से कार्य को बल देते हैं, हैंड वर्क पर बहुत ध्यान है दोनों का। लेकिन एक डिफरेंस है, वो यह है, गांधी जी जहां हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पर बल देते थे, वहीं टैगोर कला, संगीत, ड्रामा, पेंटिंग, इन सब पर ज्यादा इनका फोकस था। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि दोनों बोथ emphasize on the work with the hands, but while Gandhi ji emphasized on handicraft, cottage industries, Tagore emphasized on music, art, drama, painting, etc. तो इन्होंने, इन दोनों ने शिक्षा को एक ब्रॉड एस्पेक्ट देने का प्रयास किया। गांधी जी, यहां से आपको क्या दिखता होगा, यहां पर यह दिखता होगा कि गांधी जी संगीत और अन्य पहलू जो होते हैं आर्ट के, वहां पर अपनी हैंड एक्टिविटी को नहीं ले आते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर टैगोर थोड़ा सा अलग नजर आता है, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी का पॉइंट क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी यह है कि हैंड वर्क पर ज्यादा फोकस है दोनों का। आगे देखते हैं और बातें, और क्या क्या सिमिलैरिटीज है, जरा उस पर भी चर्चा कर लें। दोनों ने मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन किया, मदर लैंग्वेज का दोनों ने, चाहे वह गांधी जी हो चाहे वह टैगोर हो, दोनों ने कहा एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द मदर टंग। क्यों कहा उन्होंने, देखते हैं दोनों पर क्या कहते हैं वो। उनके अनुसार विदेशी भाषा मौलिकता को खत्म कर देती है, ओरिजिनलिटी को खत्म कर देती है, और रटने पर बल दिया जाता है। अब पता लगा, जैसे कि कोई एक नया विद्यार्थी है, उसका रीजनल लैंग्वेज मान लेते हैं, किसी का बांग्ला, किसी का तमिल, किसी का कोई और भाषा हो। जब वो अपने भाषा में कोई चीज को सीखता है तो वो उसके लिए बहुत ही सहज होता है, बहुत इजी होता है, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप अदर लैंग्वेज में, जो आपकी भाषा नहीं है, खासकर इंग्लिश वाले भाषा में यदि आप शिक्षा देंगे, तो एक तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ विद्यार्थी समझने से ज्यादा उस भाषा को, उस पूरी कोर्स को समझने की जगह में उस भाषा को ज्यादा समझने का प्रयास करने लगता है, और उस परिस्थिति में क्या होता है, रटना शुरू कर देता है। तो इन्होंने कहा, ध्यान देंगे कि उनके अनुसार, मतलब दोनों के अनुसार, विदेशी भाषा मौलिकता को खत्म कर देती है और रटने पर बल है। वहीं भारतीय भाषा तेजी से सोचने, जब आपको कोई अपनी भाषा में आपको समझा रहा हो तो आप तेजी से सोच सकते हैं, तेजी से सोचने, स्वतंत्र रूप से विचारों को स्पष्ट करने में, स्पष्टता लगाने में मदद करता है। इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू देम फॉरेन लैंग्वेज डिस्ट्रॉय द ओरिजिनलिटी एंड एम्फेसिस ऑन द रोट लर्निंग, केवल लर्निंग पर। एट द सेम टाइम इंडियन लैंग्वेज हेल्प इन थिंकिंग फास्ट एंड हैविंग क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इंडिपेंडेंटली। बहुत तेजी से आप सीख सकते हैं, आपके स्वतंत्र विचारों का भी विकास होता है। तो दोनों बातें यहां पर। आगे आते हैं, जैसा कि मैंने पहला ही वर्ड में कहा, मैं चाहता था इसको यहां पर भी डाल सकता था,
कि दोनों का जो शिक्षा का बेस है वो आइडियलिज्म पर टिका हुआ है ना। और उसी से संबंधित हम लोग का 7th पॉइंट है कि दोनों मॉरल एडुकेशन पर बहुत बल देते हैं कि शिक्षा ऐसा दिया जाए कि जो व्यक्ति बाहर निकले वो मॉरली बहुत गुड हो, अच्छा हो, नैतिक रूप से एक अच्छा इंसान बाहर निकले। लेकिन यहां पर क्या है जरा देखा जाए, उनके अनुसार मौखिक रूप से नैतिक शिक्षा सिखाया नहीं जा सकता। यदि आप वर्बल रूप से किसी को मॉरल एडुकेशन देते हैं तो ये टास्क अच्छा नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है और शायद हो भी ना पाए। दोनों कहते हैं बल्कि अभ्यास के माध्यम से नैतिकता का विकास होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट जो है वो लगातार एक्सरसाइज करे, प्रैक्टिकल करे, तब उसको नैतिकता का उसमें विकास होगा अभ्यास के द्वारा। यानी अकॉर्डिंग टू देम मॉरल एडुकेशन कैन नॉट बी टॉट वर्बली बट मॉरलिटी कैन बी डेवलप थ्रू वेरियस प्रैक्टिस के थ्रू आप मॉरलिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगला पॉइंट, दोनों ने बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता दी है। मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो, ये फोकस है दोनों के एजुकेशन सिस्टम का। अगला पॉइंट जरा देखा जाए, अगला पॉइंट है दोनों आत्म अनुशासन के पक्षधर है। खुद से, मतलब कोई आपको यह ना बोले क्लास में आप बैठे हुए हैं तो या जीवन में कहीं पर भी हूं कोई आपको बार बार समझाए कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं, खुद में डिसिप्लिन होना, आत्म अनुशासन। तो दोनों बोलते हैं कि दोनों आत्म अनुशासन के पक्षधर थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली में दंड और पुरस्कार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही अनुशासित रहिए, दंड की जरूरत नहीं है और न ये कहने की जरूरत है कि यदि आप बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे तो आपको हम ये पुरस्कार देंगे, भैया शांति बना करो, ऐसा। तो both are in the favor of self-discipline. According to them, punishment and reward should not be allowed in the education system. तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं होने की थी। अगला पॉइंट पर आते हैं। अब यहां तक आपने क्या देखा? आपने यहां तक देखा दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। अब हम लोग दोनों के बीच में जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, असमानताएं हैं दोनों के विचार में, शिक्षा दर्शन में, एजुकेशन फिलॉसफी में, उसको देखिए। डिफरेंसेस क्या है? पहला पॉइंट देखते हैं, टैगोर और गांधी के बीच उद्देश्यों में अंतर है। उद्देश्य में अंतर है यानी ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस है दोनों। टैगोर और गांधी का जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जो पर्पस है यानी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डिफरेंसेस है, उद्देश्यों में डिफरेंस क्या है देखिए। गांधी और टैगोर दोनों आदर्शवादी हैं, लेकिन गांधी जी जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास, टोटल डेवलपमेंट पर बल देते हैं, वहीं टैगोर केवल उच्च मूल्यों और विचारों पर जोर देते हैं। यानी गांधी जी जहां पर सर्वांगीण विकास, ऐसा पढ़ाई किया जाए, ऐसा शिक्षा हो, इससे बच्चों में टोटल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, इस पर बल देते हैं। वहीं टैगोर केवल हाई वैल्यूज और हाई आइडल्स का फोकस करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी आपको क्या नजर आएंगे? गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में आम आदमी के शिक्षा के पक्षधर है। जब गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में क्या है, आम आदमी के शिक्षा के पक्षधर है, वहीं टैगोर मूलतः संत पैदा करना चाहते हैं। अब टैगोर का प्रॉब्लम क्या है कि टैगोर ने क्या किया, जो शिक्षा जो टैगोर लेकर चलते हैं अपने शिक्षा की आइडियोलॉजी को, तो वो कहते हैं व्यक्तियों में हायर वैल्यूज, हायर थॉट डेवलप, बाकी सब पीछे हो गया कि उसमें हस्तशिल्प उद्योग भी डेवलप हो, उसमें अपना घर भी देखना है, उन चीजों को भी, रोजगार भी मिलना नहीं। जबकि गांधी जी टोटली कहते हैं वो भी हो, साथ में वो कमाने लायक बने। तो गांधी जी की शिक्षा जो है वो आम व्यक्तियों पर बेस्ड है। लेकिन जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा का आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो रविन्द्रनाथ टैगोर एक तरह से संत है ना पैदा करना चाहते थे। देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा, बोथ गांधी एंड टैगोर are idealistic, but while Gandhi ji emphasized on all-round development of children, all-round development of children, Tagore only emphasized on high values and thoughts. In this context, Gandhi ji in the favor of the education of common man. The same Tagore originally wanted to create a sant, है ना? जो बात मैंने आपसे कही वही यहाँ पर आपको नजर आया। चलिए दूसरा
हम लोग देखते हैं अगला डिफरेंसेस क्या है। समुदाय के दायरे में भी अंतर देखा गया है। अब आइए, डिफरेंसेस इन द कम्युनिटी भी है, डिफरेंसेस इन द कम्युनिटी, स्कोप ऑफ कम्युनिटी भी है। समुदाय के परिप्रेक्ष्य में भी उनमें डिफरेंसेस है। क्या है, इसको देख करके आपको समझ में आएगा। देखिए, गांधी जी बच्चों को समुदाय के संपर्क में रखना चाहते हैं। गांधी जी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों को तुम जंगल भेज दो और वहां पर गुरुकुल टाइप का शिक्षा दो ताकि वो एकांत में रहें और शिक्षा नहीं। गांधी जी बच्चों को कम्युनिटी यानी समुदाय में रख करके ही पढ़ाना चाहते हैं। गांधी जी के अनुसार बेसिक स्कूल शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जो बेसिक स्कूल होता है सोसाइटी के अंदर में कहाँ कहाँ स्कूल है, वही शिक्षा का मेन केंद्र होना चाहिए। गांधी जी के समक्ष सामाजिक जीवन एक स्थापित तथ्य था, वे स्वप्नलोकी नहीं थे। क्योंकि गांधी जी जो सोसाइटी डेवलप हुआ है और उस डेवलपमेंट के दौर में जो एजुकेशनल सिस्टम बना, जैसे स्कूल बना या कुछ और भी चीजें बना जहां लोगों का ज्ञान बढ़ता है, गांधी जी इसके पक्षधर हैं कि एजुकेशन वही होना चाहिए। समाज में रहते हुए जो स्कूल है वहां पर होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी सामाजिक जीवन को मान लेते हैं एक स्थापित तथ्य कि बच्चा समाज में रह करके ही सीखता है, समाज में बाहर रख नहीं सीखता है। बच्चा में सामाजिकता का विकास तभी आएगा जब वो समाज के अंदर रहेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो स्वप्नलोकी नहीं। इसके विपरीत टैगोर समुदाय और सामाजिक संपर्क की परवाह नहीं करते हैं। वह बच्चों को शुद्ध और उत्थान के लिए, शुद्धि और उत्थान के लिए झरनों, नालों, पहाड़ियों, घाटियों, वनों के पीछे छोड़ देते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो बच्चे हैं, बहुत जैसे कहा जाए, टैगोर बेसिकली बहुत कल्पनाशील थे। उनका मानना था कि बच्चे बेसिकली, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को क्या कहता है, खुले वातावरण में शिक्षा दीजिए, पंचवटी में दीजिए, उद्यान के बीच में दीजिए, ताकि वो प्रकृति के समीप रहे। ये हम लोग का अगला पॉइंट भी है। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं, गांधी चाहते हैं कि स्कूल बने सेंटर, क्योंकि स्कूल समुदाय का अंग है। ये और टैगोर इस रिस्पेक्ट में टैगोर ने अपने एकदम आगे लेके चल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्वप्नलोकी है, कल्पनाशील थे। वो कहते हैं कि चाहे झरना हो, नाली हो, पहाड़ी हो, घाटी हो, वन हो, बच्चों को वहां पर शिक्षा दी जाए, बच्चे उसका आनंद ले सके, तब जाके प्रकृति के समीप रहेंगे, तभी वो शिक्षित हो पाएंगे। मतलब समाज में नहीं, प्रकृति से ज्यादा समीपता की वो बात करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, गांधी वांटेड टू कीप द चिल्ड्रन इन टच विद द कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू हिम, बेसिस स्कूल शुड बी द सेंटर ऑफ एजुकेशन। सोशल लाइफ इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बिफोर गांधी जी। ही वॉज नॉट अ ड्रीमर। वो कल है ना, स्वप्नलोकी नहीं थे। टैगोर on the contrary does not care the community and the social interaction. टैगोर इसके रिस्पेक्ट में न समुदाय को महत्वपूर्ण मानते हैं एजुकेशन में, न सोशल इंटरेक्शन को मानते हैं, और बच्चों को छोड़ देते हैं बिहाइंड द स्प्रिंग, ड्रेन, हिल, है ना, वैलीज, फॉरेस्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट। उनके पीछे छोड़ देते हैं कि तुम जाओ यहां पर, यहीं से तुम आगे बढ़ सकते हो। आगे देखते हैं और भी बातें। प्रकृति में भी दोनों के में अंतर है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट निकला है कि प्रकृति के महत्व में भी दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? टैगोर प्रकृति को बल देते हैं बहुत ज्यादा। उनके अनुसार प्रकृति के नियम के अनुरूप ही शिक्षा होनी चाहिए। टैगोर बहुत ज्यादा फोकस्ड है प्रकृति पर, तभी तो उन्होंने कहा कि बाहर में शिक्षा दो, प्रकृति के सामने में रहकर शिक्षा दो। बच्चों को छोड़ दिया झरनों के पीछे, पहाड़ों के पीछे। टैगोर प्रकृति पर बल देते हैं। उनके अनुसार प्रकृति के नियम के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए, प्रकृति में रहकर ही शिक्षा करनी चाहिए। गांधी जी प्रकृति पर ज्यादा बल नहीं देते हैं। उनके अनुसार शिल्पकला या अन्य गतिविधि आंतरिक स्वभाव एवं रुचि के अनुरूप होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, प्रकृति को खास जरूरी नहीं है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि प्रकृति के बीच में बच्चे को रख करके प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देंगे और जो बच्चा है वो सब कुछ सीख लेगा, तो ये संभव नहीं है। बेसिकली उसमें उसका स्वभाव और उसकी रुचि डिसाइड करेगी कि वो क्या सीखेगा या क्या नहीं सीखेगा। प्रकृति से
गांधी जी प्रकृति पर फोकस नहीं है। गांधी जी बोलते हैं कि बच्चा का स्वभाव और उसकी रुचि उसको आगे ले जा सकती है। इसको इंग्लिश में भी देख रहे थे, डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी क्लियरली सीन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर ऑल्सो। Tagore emphasized on nature. According to him, and Tagore, education should be according to the law of nature. Education should be done by living in the nature. Nature में रहकर education सीखिए। गांधी जी did not lay much emphasis on the nature. According to him, craft or any activity should be in the accordance with the inner nature and interest. यानी कोई भी चीज का विकास ये अपने इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट पर होता है, उसका इन्होंने ज्यादा समर्थन किया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अंतर में। गांधी जी की शिक्षा की योजना पूर्णतः भारतीय है। गांधी जी की शिक्षा की योजना क्या थी? पूर्णतः भारतीय, पूरा इंडिजीनियस था, भारत तथा भारतीय बच्चों के लिए बनी थी। गांधी जी की योजना जो शिक्षा की थी पूर्णतः भारतीय है और भारतीय बच्चों के लिए। उनके अनुसार शिक्षा भारतीय समाज और संस्कृति की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? हमारी समाज और हमारे संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। वहीं टैगोर पूर्व और पश्चिम, पूर्व यानी हम लोग, पश्चिम यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच सामंजस्य को स्थापित करना चाहते थे और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पश्चिम की कला और पश्चिम के साहित्य को भी अपनी शिक्षा में की अवधारणा में शामिल किया और इसी कारण से उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न आर्ट को भी अपने एजुकेशन में शामिल किया। महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। देख सकते हैं क्या है, गांधीज प्लान ऑन एजुकेशन वाज कंप्लीटली मेड फॉर इंडियंस एंड इंडियन चिल्ड्रंस। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब एजुकेशन कैसा होना चाहिए? इंडियन सोसाइटी के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। टैगोर वांटेड टू एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन टैगोर जो थे वो ईस्ट और वेस्ट के बीच हार्मनी, कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही आल्सो इंक्लूडेड वेस्टर्न आर्ट एंड वेस्टर्न लिटरेचर इन द एजुकेशन। ऐसा गांधी में आपको नजर नहीं आएगा। आगे देखते हैं, गांधी जी का बल बाल शिक्षा पर अधिक नजर आता है। गांधी जी बेसिकली बाल शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वर्धा योजना का विचार भी रखा। आपको पता होगा 1937 में गांधी जी वर्धा प्लान लेकर के आते हैं, खासकर बच्चों के लिए, और कहा 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन होना चाहिए। वहीं टैगोर शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाते हैं। गांधी और टैगोर में ये बहुत बड़ा ये भी डिफरेंस है। गांधी केवल बाल एजुकेशन तक ही, जब आप देखेंगे तो गांधी हायर एजुकेशन की बात नहीं कर पाते हैं, उनका पूरा फोकस चाइल्ड एजुकेशन तक ही रुक जाता है। लेकिन टैगोर उससे आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाते हैं। गांधी एम्फेसिस ऑन मोर ऑन चाइल्ड एजुकेशन एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ वर्धा प्लान, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस 14 years. Whereas Tagore takes education to university level. अनदर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहां पर एक और पॉइंट है, बहुत अच्छा अंतर है, इसको भी जरा देखा जाए। गांधी जी शिक्षा को आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं। शिक्षा ऐसे हो जिससे बच्चे आत्मनिर्भर, और केवल बच्चे ही नहीं, स्कूल भी आत्मनिर्भर हो। देखिए गांधी जी क्या कहते हैं, जरा समझिए। उनके लिए शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ एक प्रकार का बीमा था। इस बात को आप जो बड़े बड़े जो आप जैसे किसी टॉपिक पर आप ऐसे लिखते हैं तो वहां पर भी ये वर्ड लिख सकते हैं, एजुकेशन एंड गांधी जी पर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या था? बेरोजगारी के लिए एक बीमा है, इंश्योरेंस। उनके अनुसार स्कूल विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जहां अपने स्वयं के खर्च को निकाल सकता था, स्कूल विभिन्न गतिविधि से चाइल्ड लगे हुए हैं, कुछ काम हाथ से चाइल्ड कर रहे थे, तो वो सामान बाजार में जाएगा तो बिकेगा, तो इससे स्कूल का इनकम बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरा बात भी होगा, क्या होगा? वही बालक स्वावलंबी भी बन सकता है। मतलब पढ़ाई ऐसा हो जिससे बच्चे जो हैं आत्मनिर्भर बने और आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या हल हो जाए। कि शिक्षा उनके लिए क्या है? बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीमा। तो वो कहते हैं कि शिक्षा जब आप विभिन्न स्कूल जो होगा, जब विभिन्न गतिविधि करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करेगा, इससे स्कूल
स्वयं के खर्च को निकाल सकता है, सरकार को देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो बालक होंगे, जो चाइल्ड होंगे, वो क्या होंगे, स्वावलंबी बनेंगे। शांति निकेतन में भी छात्र अपना डेयरी, शांति निकेतन यानी रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचारधारा है उसी से जरा देखा जाए, शांति निकेतन में भी छात्र अपना डेयरी, डाकघर और अस्पताल चला सकते थे, लेकिन यह ज्यादातर सामाजिक सेवाओं पर आधारित था। लेकिन सीखने के साथ साथ कमाई इसका मकसद नहीं था, यानी यह समझा जाए। गांधी और टैगोर के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। टैगोर भी इस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं कि बच्चे चाहें तो डेयरी का भी है ना काम कर सकते हैं, अस्पताल काम कर सकते हैं, और शांति निकेतन ने ऐसा काम किया है। लेकिन यह ज्यादातर एक तरह से कहा जाए सर्विसेज के रूप में था, सामाजिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज के रूप में था। इसका कोई मकसद कमाई नहीं था। मतलब टैगोर इसे कमाई का जरिया नहीं मानते। ठीक है, देख लेते हैं इंग्लिश में एक बार। गांधी जी एसोसिएट एजुकेशन विथ सेल्फ रिलायंस फॉर देम, फॉर हिम होगा, फॉर हिम education is a kind of insurance against the unemployment. Insurance against the unemployment. According to him, where the school can meet its own expenses through various activities, मतलब स्कूल भी various activities के थ्रू अपने सारे expenses को निकाल सकता है। The child also became self-reliant. Even in Shanti Niketan, students could run their own dairy, post office, hospital, but it was mostly based on the social services. एक प्रकार का फ्री सेवाएं, बट अर्निंग अलॉन्ग विद द लर्निंग वाज नॉट द एम ऑफ द टैगोर्स फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन। यानी आपने अब टैगोर और गांधी के बीच जो शिक्षा का दर्शन था उसमें समानता के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज आपने देखे। चलिए अगले क्लास में हम लोग कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट। नमस्कार।